पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने तहरीक इंसाफ के लीडरशिप से राबिता करके कहा कि हम इस हुकूमत से अलग होने वाले हैं और आपसे इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारा साथ देंगे या नहीं। शफी जान ने बड़ा इंकिशाफ किया और ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कोशिश जारी रखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GOI के दरमियान इत्तेहाद बन जाए, इसी तरह पीपल्स पार्टी में इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए, हुकूमत से अलग हो जाए। ये जो कोशिशें शुरू है, आपका इस बारे में क्या राय है? वीडियो आखिर तक देखिए, अपने राय कमेंट में लिखिए, हमें बताइए कि अगर ये इत्तेहाद बन गया तो क्या ये पीडीएम की तरह इस हुक्मरान के लिए, इस मौजूदा हुकूमत के लिए भी ख़तरा साबित हो सकता है या नहीं। अपने राय ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैलिडेशन वाली आज मोहसिन नकवी ने बात की है, ये उस पहले बयान से अगर ऐड कर लें, सिर्फ उस छोटे से हिस्से के साथ जहां वो कहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को लैपटॉप बांटने से अब कुछ नहीं होने वाला, तो अब उसमें उन्होंने मजीद एक चीज़ ऐड कर दी है कि आप थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करा लें इनकी कि मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस क्या है। तो दैट शोज़ कि ही हैज़ नो ट्रस्ट इन द सिस्टम और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कंप्लीट नो ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो यही कहने चाह रहे हैं ना कि बात ये है कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, साफ चीज़ सामने आए। क्योंकि वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट मिलेगी वजारतों की तरफ से तो वो तो इस तरह होंगी कि ऑल इज़ गुड। और लैपटॉप जहाँ तक है, आप लैपटॉप बांटे हुए मलिक साहब, इस मुल्क में बिजली नहीं है, इस मुल्क में इंटरनेट नहीं चलता, तो लैपटॉप कहाँ से चलेंगे? मुझे आप ये बताइए। लैपटॉप आप बच्चों को दे तो दें, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सहूलतें आप किस तरह देंगे? आप पेट्रोल की प्राइसें हर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस मुल्क में एक बॉम्ब गिरेगा महंगाई का जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये कोलैप्स हो जाएगा पूरा सिस्टम। लोग यहाँ पर बाहर निकल आएंगे क्योंकि लोगों के पास बिजली का बिल तो देने के पैसे थे ही नहीं। लेकिन अब क्या सड़कों पे वो पैदल चलेंगे? क्योंकि अब वो बसों में भी नहीं सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि इतने किराए बढ़ जाएंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी। खाने पीने की अशिया जो है, एक नॉर्मल मुतवासत तबके का जो हाउस होल्ड है पाकिस्तान के अंदर, जो एक मिडिल क्लास तबका था, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इट इज़ फिनिश्ड। वो तो गुजर बसर कर ही सक रहे। आप देखें, अगर आप इनकी ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट उठा के देख लें तो वो सारे के सारे तो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। दुरुस्त। शफी जान से भी इस पर राय लेते हैं। शफी जान साहब, निज़ाम ढह चुका का बयान और फिर ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन वाला बयान, लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होना, तो आप क्या कहते हैं? कोई मेजर रीसेट चाहिए? क्या करने की सर्जरी चाहिए? क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कोलैप्स होने की बात है, जो बयान मोहसिन नकवी साहब ने दिया, तो मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। अगर वो ये बयान दे रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, वो इकरार कर रहे हैं, तो वाकई सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब जहां तक थर्ड पार्टी ऑडिट की ये बात कर रहे हैं, तो ये खुद अदम एतमाद है उन वज़रा के खिलाफ जो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं। अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस उनकी है कि इनको ऑडिट करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनको कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब किसी के मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब आप किसी का वोट किसी और के खाते में डाल देंगे और उसको हुकूमत पे बैठा देंगे और जिसका मैंडेट होगा उसको आप अडयाला में बंद करेंगे, तो हम तो डे वन से हमारी स्टैंडिंग यही थी, यही स्टांस था इमरान खान साहब का, ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता, ये सिस्टम कोलैप्स करेगा और वो कोलैप्स कर चुका है। ये आए थे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने, ये कहते थे कि ये हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। डिफॉल्ट से बचाया या नहीं बचाया ये एक अलग बहस है, इन्होंने तो मुल्क के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। अब बात एक ही है कि इस मुल्क में एक नए फ्रेश इलेक्शन हो और उस फ्रेश इलेक्शन में कोई धांधली ना हो, जिसको जो मैंडेट मिले, जिसको जो वोट मिले, उसके डब्बे से वही वोट निकले। इसके अलावा इस सिस्टम को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पे तो इन्होंने हाइब्रिड निज़ाम, ये खुद इसको हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें पीटीआई मोहसिन नकवी के मुतल्लिक ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है किसी भी और से ज़्यादा। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा ताकतवर वज़ीर के तौर पर सामने नजर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शायद वो इतने तगड़े नहीं हैं जितने मोहसिन नकवी साहब मौसर थे जब उनका और अली मीन गंडापुर का एक बैक चैनल चल रहा था। नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, ये आपके इस्लामाबाद आने से पहले। तो थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें, क्योंकि मोहसिन नकवी का वो पॉजिटिव रोल था जब उन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिया, बैरिस्टर गौहर को बिठाया कि आप जाओ, और बैरिस्टर सैफ को भी बिठाया, इंगेज करो इस धरने वालों को। फिर मोहसिन नकवी के ज़रिए ही वो बैक चैनल चल रहा था कि संगजानी बैठ जाएँ। थोड़ा सा आपकी ज़बानी फिर आगे चलते हैं। बहुत सेंट्रल रोल था उस सारे वाक़े के अंदर मोहसिन नकवी का। देखिए, जिस रोल की आप बात कर रहे हैं इसके बारे में बेहतर तो अली अमीन साहब ही बता सकते हैं।
लेकिन मैं इस एंगल से इस चीज को देखता हूं कि उस वक्त ये हुकूमत जो थी मुश्किल में थी, इस हुकूमत को खतरा था। और नून लीग का ये पुराना वतीरा है कि जब ये मुश्किल में आते हैं तो ये पांव पड़ते हैं और जैसे मुश्किल से निकलते हैं तो गला पकड़ लेते हैं। तो उस वक्त जो मोमेंटम बना था, जो तहरीक का मोमेंटम था, जो लोग सड़कों पे थे, तो ये खुद को खतरा महसूस कर रहे थे। जब खतरा महसूस कर रहे थे तो उस टाइम हाथ पांव ये मार रहे थे। इन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिया, 7 बजे जेल के दरवाजे भी खोले और खान से मुलाकात भी करवाई गई। उसके बाद आप देख लें कि 2 साल से तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई, लेकिन सख्तियां इमरान खान साहब पे मजीद सख्त कर दी गई हैं। और जहां तक मोहसिन उस वाक़े से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, पीटीआई वाले मामले को बाद में लेके आते हैं अगले हिस्से में, लेकिन इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। 2-3 हफ्ते पहले भी, 4 हफ्ते पहले भी सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी से, और ख़बर यह है कि अभी भी आपका ये जो 5 अगस्त वाला प्रोटेस्ट था, इससे पहले दोबारा मोहसिन नकवी और सुहेल अफरीदी का आपस में रब्ता हुआ है। आपकी ज़बानी देखिए, जिस मुलाकात की आप तस्करा कर रहे हैं, जिसको प्रिटेंड ऐसा किया जा रहा था कि वो खुफिया मुलाकात थी, वो कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी। उसको तो मैंने बारहा मीडिया टॉक्स में, अफरीदी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका इकरार किया कि मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से हुई है, गौहर साहब वहां पे मौजूद है, सूबे के अमन व अमान के हवाले से बात हुई है। अभी की जो मुलाकात की आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उस मुलाकात में ये कहा गया कि आपने इस्लामाबाद नहीं आना, लेकिन अफरीदी साहब ने तो कल सबके सामने 27 सितंबर के डेट की अनाउंस कर दिया और हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। वो तो ट्रक की बदली है ना, 27 सितंबर आएगी तो तब आएगी, वो उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन आपस में कॉन्टेक्ट चल रहा है, कॉन्टेक्ट चल रहा है। देखिए, इस वक्त अफरीदी साहब एक मनसब पे विराजमान है और इस वक्त नकवी साहब भी एक मनसब पे विराजमान है, वो मुल्क के वजीर दाखिला है। अमन अमान के हवाले से बिल्कुल रब्ता होता है उनसे, सिर्फ और सिर्फ अमन अमान के हवाले से, इससे ज्यादा ना सियासी कोई बातचीत। बहुत से लोग हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ जो लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्राइब की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए और अपनी राय जो है वो भी कमेंट में लिखिए। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। शुक्रिया। 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारे कुछ मुतालबात हैं। पहला मुतालबा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं। दूसरा मुतालबा कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदियां लगी है, चाहे वो मुलाकातों पर है, चाहे उनके जाती डॉक्टर्स पर है, वो सब उठानी चाहिए। उनके वकला, डॉक्टर, उनकी फैमिली, इनकी मुलाकातें खोली जाए जल्द अज जल्द। हमें इंसाफ नहीं मिला तो 27 सितंबर भूलना नहीं। शफी जान साहब, क्या करेंगे आप लोग? यहाँ तो सूबों की बहस है, हुकूमत की परफॉर्मेंस की बहस है। इमरान खान के लिए इंसाफ आप मांगना है तो आपने 27 की डेट इतनी आगे डाल दी। अलीमा बीबी खुशी नहीं है उसके ऊपर, क्या हो रहा है? देखिए नदीम साहब, 27 सितंबर की जो तारीख अफरीदी साहब ने अनाउंस की है, और कल जो हमारा पेशावर में जलसा था, वो पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था इमरान खान के बगैर। इमरान खान साहब ने इससे बड़े जलसे किए हैं। जो ग्राउंड के अंदर लोग थे उससे 4 गुना लोग ग्राउंड से बाहर थे। और 27 तारीख जो बाज हल्के इस पे रद्द-ए-अमल तो दे रहे हैं, लेकिन हमने तैयारियां भी करनी है। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हम कोई लूप होल नहीं। अलीमा क्यों ना खुश है सर? अलीमा क्यों ना खुश है? देखिए, अलीमा आपा जो है, जिस तरीके से उन्होंने रैली से खिताब किया, जिस तरीके से उन्होंने तहरीक को लीड किया, जिस तरीके से वो खान के केसेस को फॉलो कर रही हैं, जिस तरीके से वो अडियाला के बाहर होती हैं, वो काबिल तारीफ है। देखिए, वो उनके भाई हैं और हम भी ये नहीं चाहते कि 1 घंटा भी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर मजीद गुजारे। लेकिन हमने तैयारी करनी है, हमने अलायंस को आगे लेके बढ़ना है। हम तमाम तर तैयारी के साथ नौजवानों पे हमने फोकस करना है। इस तहरीक को नौजवान ही लीड करेंगे। और 27 की तारीख हमने इसलिए दी है कि हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम तर तैयारियां कंप्लीट करके, ये 1 दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। अफरीदी साहब इसको लीड करेंगे। हमारे अलायंस जो मजहबी जमातें हैं, लोकली जो हमारी मुकामी जमातें, हम उनसे राब्ते में हैं। मौलाना फजल रहमान साहब से हम बड़े क्लोजिंग टच में हैं। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वहां भी हुई है। तो इन तमाम तरह चीजों को सामने रखकर 3 दिन मशावरत हुई है इस तारीख पे, पार्टी के अंदर, पार्टी की लीडरशिप के साथ, अलायंस के साथ। 27 तारीख पे 3 दिन मौलाना फजल रहमान आपके साथ प्रोटेस्ट करने आएंगे 27 तारीख को। इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस का हिस्सा होंगे। बस एज अ अलायंस ही हम आगे बढ़ेंगे। वो भी ये चाहते हैं कि तमाम तर चीजें रिटर्न फॉर्म में हो, हम भी ये चाहते हैं कि तमाम तर चीजें रिटर्न फॉर्म में हो। बड़ी वाज़ेह बात यहाँ पे नदीम साहब मैं कह दूं कि 27 तारीख को आर होगा या पार होगा।
ये अब एक दिन की एक्टिविटी नहीं होगी। हमारे पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। आप 27 तारीख की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूछना तो ये भी चाहिए कि पिछले 2 साल से तो कोई तहरीक नहीं चलाई गई। जब पिछले 2 साल से तहरीक नहीं चलाई गई, 8 महीने अफरीदी साहब सीएम थे, तो सख्तियां तो मजीद सख्त होती गई हैं। 9 महीने से इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं। जब 27 की तारीख इसलिए हमने दी है कि हम तमाम तर तैयारी करके, तमाम तर अपने साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट, तमाम तर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हमने एतमाद में लेना है। नौजवान हमारा फोकस है, नौजवान आर्या पार लीड करेंगे। शर्मिला भी पाकिस्तानी तारीख़ ने ये साबित किया है कि हुकूमत जो भी हो, जिसका भी हो, वो कुछ अरसे तक चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसके लिए बहुत मुश्किलात होते हैं। अगर ये हुकूमत इमरान खान की थी या नवाज़ शरीफ की 2013 वाले थी या उससे पहले जितने भी हुकूमतें आई है, हुक्मरान आए हैं, लेकिन सिवाय ज़रदारी इसलिए कि ज़रदारी ने हथियार डाले थे। उसने अमेरिका के सामने भी हथियार डाले थे कि किस तरह वो CIA के एजेंट लिखते हैं कि अपने किताब में कि ज़रदारी ने हमें कहा कि मैं सिर्फ शोर करूँगा, आप अपना काम करें, हमारा आपसे इख्तिलाफ़ नहीं होगा, बस अपने आवाम से जान छुड़वाने के लिए हम शोर करेंगे, तो आप उस पर बुरा मत मानिए। हमने जो भी कार्रवाई की है तो ज़रदारी ने सिर्फ शोर मचाया है, हकीकत में उसने कुछ नहीं किया है। तो ज़रदारी ने हथियार डाले थे सबके सामने, इस्टेब्लिशमेंट के और हर चीज़ के सामने, तो इसलिए वो कामयाब रहे। यानी उसने अपने सारा जो टेन्योर था वो उसने पूरा किया। बाकी जितने भी लोग आए थे, शायद चाहे नवाज़ शरीफ भी क्यों ना हो, नवाज़ शरीफ से आपका हज़ार इख्तिलाफ़ सही, लेकिन नवाज़ शरीफ ने मुकम्मल हथियार किसी के सामने नहीं डाले थे। नवाज़ शरीफ ने जब भी वो हुकूमत में आए हैं, उसने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हर बार क्रैक डाउन किया था, हर बार उसने कोशिश की थी। अगर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ ही वो बंदा थे जिसने एक जर्नल से इस्तीफ़ा लिया था। ये काम किसी और ने नहीं किया है। जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इन दोनों में एक था, उस पर हमला भी नवाज़ शरीफ ने किया था। नवाज़ शरीफ ने बहुत मुखालिफत की थी अपने दौर में। और जो बाकी जितने भी इदारे थे, सब इदारों में अपने बंदे अंदर करके वो अपने कंट्रोल में कोशिश करने की कोशिश की है उसने। तो नवाज़ शरीफ अगर कोई कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ऐसा नहीं है, बुज़दिल है, ये हो सकता है, लेकिन उसने बहुत बड़े-बड़े कारनामे भी किए। मैं यहाँ नवाज़ शरीफ की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आए हैं, जिसने भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आँख दिखाई है, तो उसका टाइम कम था। लेकिन इस दफ़ा तो वो इस्टेब्लिशमेंट के गोद में पड़े हैं, फिर भी वो उसी तरह क्यों टारगेट हो रहा है जिस तरह पहले नवाज़ शरीफ और बाकी लोग हुए थे, जो इमरान खान हुए थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे, इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रही थी। लेकिन अब तो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। तो आपका इस बारे में क्या राय है? अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, हमें बताइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।